बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर है मेयर ऑफ डिस्पर्शन। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को 2-3 लेक्चर्स के अंदर बड़े डिटेल से जो है ना हमने डिस्कस किया है, और उसमें हमने ये देखना था कि एक सेंटर पॉइंट्स को यानी एक सेंटर वैल्यू हमने फाइंड करना था जो कि डेटा के अंदर पूरी डेटा को जो है ना रिप्रेजेंट करता हो। ठीक हो गया। उसमें हमने टाइप ऑफ एवरेज में मीन, मीडियन, मॉड जो है ना ग्रुप डेटा के लिए भी और अनग्रुप डेटा के लिए भी हमने फाइंड किया। इसके बाद हमने पोजिशनल एवरेज की जो है ना क्वांटाइल्स को हमने डिस्कस किया। उसमें हमने क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल को डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट, होता ये है कि एक डेटा की, ठीक है ना, उस डेटा के डिस्ट्रीब्यूशंस को जो है ना सही तरीके से जानने के लिए सिर्फ उसकी मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी सेंटर वैल्यू ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमने ये भी देखना होता है कि उसकी मेयर ऑफ डिस्पर्शन क्या है। तो पहले इसके नाम से ही जो है ना वाज़ेह है कि डिस्पर्शन क्या चीज़ है। डिस्पर्शन है ना डिस्पर्स से है, ठीक है, यानी वेरिएशंस को कहते हैं, यानी चेंज को कहते हैं। ठीक है। डिस्पर्स सिंपली ये है कि फैलना, फैलाव। ठीक है। तो हमने ये देखना है कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से, डेटा के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है, जो वैल्यू है, वो एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से कितना वेरी करता है। ठीक हो गया। या उस डेटा का जो सेंटर पॉइंट है, जो मीन पॉइंट है, उससे जो है ना वो कितना वेरी करता है, कितना चेंज है, कितना उसके अंदर वेरिएशन है। तो थोड़ा हम इसके जो है ना इंट्रोडक्शंस पे आते हैं। ठीक है। अब इसके लिए देखो इसकी क्यों जरूरत है। मेयर ऑफ सेंट्रल उसके सेंट्रल टेंडेंसी हमने किया था, तो मेयर ऑफ डिस्पर्शन की क्यों जरूरत है। इसके लिए हम सपोज करते हैं, सपोज यू आर गिवन अ डेटा सीरीज। हमारे पास एक डेटा सीरीज है, ठीक है ना, कुछ हाइट है या कुछ वेट्स है या कुछ भी इस तरह के कुछ डेटा आपके पास गिवन है। तो समवन आस्क यू टू टेल सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस डेटा सीरीज, हाउ कैन यू डू सो। You can say, you can find the mean, the median or the mode of this data series and tell about its distribution. आप इसकी मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करके, मीन फाइंड करके, मीडियन फाइंड करके या मॉड फाइंड करके आप उस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं। ठीक है। बट इट इज द ओनली थिंग यू कैन डू। क्या सिर्फ उस डेटा के बारे में सिर्फ इतना ही है कि बस उसकी मीन, मीडियन, मॉड ही मालूम करे और उसके बारे में बता दे? नहीं। और द सेंट्रल टेंडेंसी इज द ओनली वे बाय विच वी कैन गेट टू नो अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं कि मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से यानी मीन, मीडियन, मॉड फाइंड करके हम उस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल हम नहीं बता सकते। ठीक है। उसकी कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन की कंसंट्रेशंस के बारे में हम नहीं बता सकते कि डेटा किस तरह से है। उसके लिए मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, मेयर ऑफ डिस्पर्शन का होना भी जरूरी है। ठीक है। आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की डेटा की फ्लैटनेस होती है, पीकनेस होती है। तो वो जो फ्लैटनेस होती है वो आपको जो है ना मीन बताते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी बताते हैं। तो आपका फिर आगे आके सिमेट्री आते हैं, कॉर्टासिस आते हैं, तो उसमें ये डिस्पर्शंस का भी काम आते हैं। ठीक है ना। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न अबाउट अनदर मेयर टू नो मोर अबाउट द डेटा। हियर वी आर गोइंग टू नो अबाउट द मेयर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है। इसलिए उस डेटा के बारे में मजीद मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन मालूम करने के लिए हमें क्या, किस चीज की जरूरत होती है? मेयर ऑफ डिस्पर्शन की जरूरत होती है। ठीक हो गया। सिंपल इसकी एग्जांपल ये है, देखिए जी, यहां तक कि मिसाल के तौर पर आपकी डेटा को हम इस तरह से लेते हैं। लेट्स सपोज किसी की एकेडमिक परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसकी शुरू से लेकर एंड तक की जो
एकेडमिक उसके जो परफॉर्मेंस है, उसके रिजल्ट्स को अगर हम देखते हैं तो वो आपके सिर्फ मीन मीडियन मॉड्स से जो है ना वो आपका वो क्लियर और पूरा पिक्चर नहीं देता। जब आप उसके डिस्पर्शन मालूम करते हैं, ठीक है, वेरिएशंस को आप उसकी चेक करते हैं, तो फिर अंदाजा हो जाता है कि आपकी प्रोग्रेस, एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखते हुए कि आपकी प्रोग्रेस किस तरह से है, क्या आपकी प्रोग्रेस में कंसिस्टेंसी है, क्या उतार और चढ़ाव ज्यादा है, चेंजेस ज्यादा है, या रिजल्ट्स आपस में ज्यादा वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो वेरिएशंस का होना जरूरी है, वेरिएशंस के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो चैप्टर है मेयर ऑफ डिस्पर्शन आपको वेरिएशंस के बारे में बताएगा, ठीक है। और वेरिएशंस का कितना काम है डेटा के अंदर, वो आगे इंशाल्लाह आप को जो है ना मजीद हम इस पे काम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसकी कुछ हम डेफिनेशंस हम देखते हैं। मेयर ऑफ डिस्पर्शन, एज द नेम सजेस्ट, द मेयर ऑफ डिस्पर्शन शो द स्कैटरिंग ऑफ द डेटा। ठीक है, ये स्कैटरिंग है, या सेपरेट है, या डिस्पर्स है, या चेंज है, या वेरी है, ये सारे एक ही जो है ना सिनोनिम्स है, ठीक है ना। It tells the variation of the data from one another and gives a clear idea about the distribution of data. ये क्या बताते हैं आपको? डिस्पर्शन आपको डेटा की एक दूसरे के साथ वेरिएशंस बताते हैं, यानी कितना फर्क है, कितना चेंज है, कितना वेरी कर रहा है वो बताते हैं, और आपकी डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक क्लियर आइडिया आपको दे देते हैं। द मेयर ऑफ डिस्पर्शन शो द होमोजेनिटी और द हेट्रोजेनिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके डेटा के अंदर होमोजेनिटी है यानी एक जैसे हैं, या हेट्रोजेनिटी है, डिफरेंस है। होमोजेनिटी मींस वेरिएशंस नहीं है, ठीक है ना, सेम है, आपके ऑब्जर्वेशन सारे तकरीबन एक जैसे हैं। हेट्रोजेनिटी मींस डिफरेंट है, सारे डेटा उसमें वेरिएशंस है, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के, आपकी डेटा के बारे में उसकी होमोजेनिटी या हेट्रोजेनिटी के बारे में बताते हैं। अब हम इसकी जो है ना बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट इसकी जो है ना वो डेफिनेशंस की हुई है, लेकिन आप इन 3 डेफिनेशंस यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इन तीनों का भी जो हम थीम है, मेन थीम है, वो आप देखेंगे वो वेरिएशन ही है। तो पहले एल बाउले कहते हैं जी, डिस्पर्शन इज द मेयर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम, ठीक है। उसने कहा मेयर ऑफ वेरिएशन है, डेटा की मेयर ऑफ वेरिएशन। और दूसरा जो है ना कॉर्नर कहते हैं, डिस्पर्शन इज अ मेयर ऑफ एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल आइटम वेरी। यहाँ पे लफ्ज वेरी आ गया ना, अगेंस्ट वेरिएशन से, यानी कितना जो है ना वो वेरी कर रहा है। जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं आपके डेटा के अंदर, मिसाल के तौर पर 2, 5, 7, 10, 11 है, तो ये आपस में इनमें वेरिएशंस कितना है। और आपका डिक्स जो है ना इसको डिफाइन करता है, डिस्पर्शन और सेपरेट इज द डिग्री ऑफ स्कैटर और वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल अबाउट द सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। और स्पाइगल बताते हैं द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा टेंड्स टू सेपरेट अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएशन और डिस्पर्शन ऑफ द डेटा। सिर्फ इसने कहा है कि आपस में नहीं, वैल्यूज की आपस में वेरिएशंस नहीं, बल्कि सेंटर वैल्यू से वो कितना डिस्पर्स कर रहा है। इसके डेफिनेशन के हिसाब से यह मिसाल तो पर आप समझ लें कि सारे डेटा एक ही मरकज के इर्द गिर्द इकट्ठे ऐसे जो है ना इकट्ठे हैं, एकदम से समझ ले ब्लास्ट हो गया, धमाका हो गया, तो फैल गया सारे, कोई डेटा उधर गया, कोई इधर गया, कोई इस तरफ, कोई उस तरफ। तो हमने ये देखना है कि जो पहले उनका जो सेंटर वैल्यू था वो अभी, और वो जो फेल गया है ना अभी, वो उनके दरमियान में कितना वेरिएशन है, कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है, कितना स्कैटर्ड हुआ है, वो कितना फेल गया है, डिस्पर्स हुआ है। ये जो है ना 3 डेफिनेशन है। इसकी मजीद और भी डेफिनेशन है, लेकिन इन सब का जो मेन थीम है वो यही है कि इसमें हमने क्या करना है कि हमने इसमें वेरिएशंस को चेक करना है, ठीक है। तो सेपरेट, डिस्पर्स, वेरी, वेरिएशन, चेंज, ये सारे जो है ना एक ही मानी देता है, ठीक हो गया। Suppose you have 4 data sets of same size and the mean is also same, say m, ठीक है जी। आपके पास 4 डेटा सेट हैं, इन सब का जो साइज है वो सेम है, ठीक है ना। 4 डेटा सेट है,
ठीक है, पहला एक डेटा सेट है, उसमें मिसाल के तौर पर 5 ऑब्जर्वेशन है, एक और डेटा सेट है उसमें और 5 ऑब्जर्वेशन है, तीसरा डेटा सेट में भी 5 ऑब्जर्वेशन है और चौथे में भी 5 ऑब्जर्वेशन है। उन सब का हम कहते हैं, लेट सपोज जो उनका मीन सेम है, उसे m उनका मीन है। इन ऑल केस द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी द सेम। और इनका जो सारे सीरीज का अगर आप सम ले लें तो भी सेम है। पहले 5 ऑब्जर्वेशन को प्लस किया, जो भी टोटल आया, दूसरे 5 को प्लस किया, उसका टोटल, चारों के को सम करने के बाद चारों के अलग अलग टोटल देखा, सम देखा, तो भी सेम है। Here the measure of central tendency is not giving a clear and complete idea about the distribution of the four given set। अब आप देखो यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको इन 4 डेटा सेट के बारे में एक क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा। यानी इस हिसाब से तो देखो चारों का सम भी बराबर आ रहा है, चारों का मीन भी बराबर आ रहा है, तो मतलब चारों सेम डेटा हो गया, एक जैसा डेटा हो गया। ठीक हो गया ना। पहले 5, फिर दूसरा और 5 सेट है, फिर तीसरा और 5 सेट है, फिर चौथा और 5 सेट है, तो इनका जो है ना वो सम भी सेम आ रहा है और इनका मीन भी सेम आ रहा है, एवरेज भी। तो यहाँ पे मीन हमने फाइंड किया ना, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो इस मीन से हम इन 4 डेटा को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम तो यही कहेंगे कि ये चारों डेटा एक ही जैसे हैं। ठीक है। कैन वी गेट एन आइडिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन? वी गेट टू नो अबाउट द डिस्पर्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम वन अनदर within and between the data set। ठीक है। अगर हम यहाँ पर हम ये करें कि इसके डिस्पर्शन मालूम करें, डेटा के विद इन भी हम डिस्पर्शन मालूम करें, यानी एक ही डेटा सेट के अंदर भी वो 5 ऑब्जर्वेशन था, उसमें भी हम देखें, वेरिएशंस मालूम करें कि डेटा वेरी कर रहा है कि नहीं, और बिटवीन अमंग द जो है ना ग्रुप्स, चारों डेटा सेट के आपस में जो है ना हम वेरिएशंस चेक कर लें, तो क्या हमें ये कुछ और नया आइडिया देगा? द मेन आइडिया अबाउट द मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज टू गेट टू नो हाउ द डेटा आर सेपरेट। वो आपको बताएगा कि डेटा किस तरह से फैला हुआ है, सेपरेट है, वेरी कर रहा है। इट शो हाउ मच द डेटा वेरी फ्रॉम देयर एवरेज वैल्यू। वो आपको बताएगा कि डेटा उसके सेंटर वैल्यू से कितना वेरी कर रहा है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये इसके कुछ इंट्रोडक्शंस थे कि इसकी क्यों हम इसको करते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने क्या क्या चीजें फाइंड करना है वो तो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ तक ये 1-2 स्लाइड्स आपको ये बता रहा था कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता क्या है, और इसको जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप फाइंड कर रहा है डेटा के ऊपर, तो इसकी जरूरत है या नहीं, तो वो आपको जो है ना बताना मकसद था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। यही जो स्लाइड्स अभी जो आपके सामने है वो आपको ये जो एग्जांपल आपको क्लियर बता रहा है 4 डेटा सेट वाला, जिसमें मीन आपको क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा था, मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको इस डेटा के बारे में क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा था। तो आपने क्या किया, उसकी डिस्पर्शन मालूम किया, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम किया, वेरिएंस मालूम किया, कुछ भी आपके पास आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, तो वो फिर आपको उसके बारे में, उस डेटा के सेपरेट के बारे में बता देते हैं कि कितना उसके अंदर वो डेटा जो है ना सेंट्रल वैल्यू से वेरी कर रहा है, तब जाके हमारे पास वो उसका क्लियर आइडिया आ जाता है। तो अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, क्या क्या हमने मालूम करना है इसमें। तो देखो जी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन को सबसे पहले मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक आपके पास होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और एक होता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इन दोनों की डेफिनेशन, इन दोनों में क्या फर्क है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर आप रेंज मालूम करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशंस मालूम करेंगे, मीन डेविएशन मालूम करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस मालूम करेंगे। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस एक ही चीज है। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस मालूम करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस मालूम करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस मालूम करेंगे, यानी इन्हीं की कोफिशिएंट्स। रेंज अगर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। क्वार्टाइल डेविएशंस एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मीन डेविएशन अगर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस अगर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है तो इसका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV। ठीक है। तो ये चीजें हमने इसमें फाइंड करना है जी। ठीक है। ये इसकी क्लासिफिकेशन है मेजर ऑफ डिस्पर्शन में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एब्सोल्यूट क्या मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है।
तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जी द मेजर which express the scattering of observation in term of distance, range, quartile deviations. ठीक है, the measure which express the variation in term of the average of deviations of observation like mean deviation and standard deviation. ठीक हो गया. एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आप ये जहन में रखें, इसकी मैं आपको दो चीज़ें जो है ना वो क्लियर कर देता हूँ. एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में ये होता है कि जो क्वेश्चंस के अंदर जो मेजरमेंट यूनिट यूज हुआ होता है, ठीक है ना, वही आंसर में भी वही मेजरमेंट यूनिट यूज होता है. मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो इन केजीज में वेट दिया हुआ है, 5 स्टूडेंट्स की वेट दिया हुआ है इन किलोग्राम, तो आंसर में भी किलोग्राम का लिखना जरूरी है. तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन. और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या होता है, वहां पर मेजरमेंट यूनिट मैटर नहीं करता, वो आप इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन या परसेंटेज आप जो है ना उसको लिखते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन को. वहां पर मेजरमेंट यूनिट आप यूज नहीं करते. केजी में भी हो या जिस भी मेजरमेंट यूनिट में क्वेश्चंस दिया हुआ हो, आंसर उसका या तो फ्रैक्शन में आएगा या परसेंटेज में आएगा. ठीक है. द मेजर which express the scattering, ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्शन इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस के टर्म में हो, जैसे रेंज है या क्वार्टाइल डेविएशन है. ठीक है ना, ये आगे रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये किस तरह से डिस्टेंस है. ठीक है, तो इस तरह के जो होता है ना वो आपका किस में आएगा, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आएगा. द मेजर विच एक्सप्रेस द वेरिएशन इन टर्म ऑफ एवरेज ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाइक मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, तो ये रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सारे आपके पास मेजर ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आते हैं. और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, relative measure of dispersion for comparing distribution of 2 or more data set and for unit free comparison. ठीक है, यहाँ पर देखो यूनिट फ्री कंपैरिजन है, ये बात आप क्लियर कर लें. एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूनिट फ्री नहीं है, उसमें क्वेश्चन में जो भी यूनिट यूज हुआ होगा वही आंसर में भी यूज होंगे. यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी मेजरमेंट यूनिट लिया हुआ हो वो आंसर में वो मेजरमेंट यूनिट यूज नहीं होगा. ये यूनिट फ्री कंपैरिजन है. और इसको हम कब यूज करते हैं, जब आपने 2 या 2 से ज्यादा डेटा सेट को आपस में कंपेयर करना हो, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन को यूज करते हैं. और कौन कौन से हैं, दे आर कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही चीज है. तो ये सारे कोफिशिएंट वाले जितने भी है वो सारे आपके पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है. इनका जो आंसर आएगा उसके साथ कोई मेजरमेंट यूनिट यूज नहीं होगा. इनका जो आंसर होगा वो किस तरह होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होगा या इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज होगा. बल्कि जबकि ये जो आपके पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो इन द फॉर्म ऑफ आपके पास क्या कहते हैं, वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो परसेंटेज में नहीं होगा, इसके साथ मेजरमेंट यूनिट होगा. ठीक है, केजी में कौन आंसर दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है तो केजी में, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में, किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर में, मन टन जिसमें भी दिया हुआ है या इंचेस में दिया हुआ है तो आंसर में भी वही मेजरमेंट यूनिट यूज होंगे. वो आपको एक क्वांटिटी बताएगा आंसर में. ठीक है, आपको इतना आइडिया मतलब क्लियर वो आइडिया यहाँ से नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप रिलेटिव इसके फाइंड करेंगे तो वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि आपके डेटा के अंदर कितने % वेरिएशन है या कितने फ्रैक्शन में आपको बताएगा कि कितने में से कितना आपके पास वेरिएशन है. ठीक है, तो ये इसके जो है ना कुछ मेजर ऑफ डिस्पर्शन के हवाले से बेसिक कुछ थ्योरीज हो गए. और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके सारे कैलकुलेशंस रेंज से हम स्टार्ट करेंगे. और आखिरी जो है ना मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और इनके सारे कोफिशिएंट्स भी जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फाइंड करेंगे. ठीक है, फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर में आपने क्या करना है, इसकी इम्पोर्टेंस को, कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसको आपने समझना है, क्यों जरूरी है ये समझना है. कितने किस्म की मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, एक आपके पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एक आपके पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन. ठीक हो गया. और दूसरी चीज
इसमें एब्सोल्यूट में क्या क्या आते हैं और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या क्या चीजें आते हैं। ठीक है, तो एक आम आदमी, चलो बात करते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी फिर भी मतलब समझ में नहीं आया, कैसे आप इसको करेंगे। तो देखो जी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है ना, हम यहाँ पर बात करते कंसिस्टेंसी की, यानी जैसे पहले मैंने आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात की थी। अक्सर ये जो है ना, जब भी आप कमीशन में आर्मी में जो है ना आप टेस्ट देते हैं तो कहते हैं कि आपके ग्राफ बनाते हैं बाकायदा। ठीक है, तो अगर आपका ग्राफ जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल बने, यानी उसमें इतनी वेरिएशंस है कि आगे क्या होने वाला है समझ में ना आए, आपकी मैट्रिक का रिजल्ट, आपके इंटर का रिजल्ट, ठीक है, इस तरह के, या आप लेट सपोज किसी और आर्मी के किसी और टेस्ट में आप जाते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन आप जाते हैं, तो वो आपके रिजल्ट्स का ग्राफ बनाते हैं कि आपके मैट्रिक में क्या था, आपके एफए में क्या था, आपके बीएससी में, बीए में क्या रिजल्ट है। तो उनका अगर उसमें जो है ना वेरिएशंस एक कंसिस्टेंसी के साथ आ रहा है, तो आगे एमएससी आप करेंगे, अभी आपने किया नहीं, करेंगे तो आपका क्या रिजल्ट आता है तो वो पेशेंट को ही कर सकता है, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन उसमें इतना ज्यादा वेरिएशंस है कि आगे क्या होने वाला है ये समझ में अगर ना आए तो फिर वो डेटा फिर कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, डेटा का कंसिस्टेंसी, और डेटा के अंदर कंसिस्टेंसी होना या डेटा का कंसिस्टेंट होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, शाहिद आफरीदी फेवरेट प्लेयर है, ठीक है ना, लेकिन उसकी बैटिंग में अगर आप देखें तो कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, आप नहीं कह सकते कि मिसाल के तौर पर इस मैच में वो 100 बनाएगा, या आप ये भी नहीं कह सकते कि इस मैच में वो 0, अगले मैच का हम उसके जो है ना प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें वेरिएशन ज्यादा है। एक मैच के अंदर वो 0 पे आउट होता है, दूसरे के अंदर वो 100 बना देते हैं, तीसरे पे वो 7 पे आउट होते हैं, चौथे मैच में वो 50 के आसपास पहुंच जाते हैं। तो इसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, तो वो कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, वैसे तो वो बूम आफरीदी है, ठीक है ना, सबके फेवरेट है, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी उसके अंदर नहीं है। उसकी जगह एक और प्लेयर, ठीक है ना, बाबर आजम या इस तरह का कोई प्लेयर जो कि हर मैच के अंदर जो है ना वो 50 तक कम से कम बनाते हो, तो उसमें हम ब्लाइंडली जो है ना हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस मैच में भी वो 50 तक बना लेगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब यही है कि अगर कंसिस्टेंसी आपके अंदर मौजूद है, आपके डेटा के अंदर, आपको जो डेटा हमें मिलता है ना वो भी इसी टाइप के मिलते हैं। ठीक है, अगर सारे डेटा मिलता जुलता सा हो, होमोजेनिटी आप जिसे कहते हैं ना, तो उसमें वेरिएशंस कम होती है, वो डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है। ठीक है, सुटेबल जो है ना डेटा है। अगर उसमें ज्यादा वेरिएशंस है, देखने में ही जो है ना वो एक जैसे नहीं लग रहे, तो उसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, तो वो डेटा कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आई होप जो है ना आपके समझ में आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम है तो जैसा कि आपको मालूम है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।